ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले देशद्रोह के केस दर्ज नहीं होते थे। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का केस लगाकर वापस लेना पड़ा था। 2012 में ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करते 9000 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिनमें से ज्यादातर दावा अज्ञात लोग थे। देशद्रोह के कानून के समर्थक और विरोधियों के तर्कों को भी आपको एक बार देखना चाहिए। धारा 124A का समर्थन करने वाले कहते हैं कि विभाजनकारी शक्तियों और अलगाववादी ताकतों से निपटने का यह कारगर उपाय है। विरोध करने वालों का तर्क है सरकार पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना नहीं होता। इसके समर्थक दलील देते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब असहमति फैलाने का लाइसेंस नहीं होता। विरोध करने वालों की दलील है कि असहमति के नाम पर जेल में डाल देना भी संविधान का अपमान है। समर्थकों की एक दलील यह भी है कि अगर कोई देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो देशद्रोह कानून इसे कम करने में मदद करता है। 124A के खिलाफ आवाज उठाने वाले कहते हैं कि इस कानून के जरिए पुलिस के सहारे सरकारें सिर्फ जबरन दबाव बनाने की कोशिश करती है। इन दोनों तर्कों के बीच अब हम चलते हैं उन एक्सपर्ट्स के पास जिनसे हमने इस कानून को लेकर उठे कुछ सवाल आपके लिए पूछे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये तय किया है कि सेडिशन तभी आप किसी के खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई कर सकते हो अगर जो भी व्यक्ति कोई ऐसी कंस्पिरेसी करता है, कोई ऐसे वाक्य इस्तेमाल करता है या कोई इशारों के साथ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हिंसा का वातावरण पैदा हो और हिंसा को उत्साह देने वाली अगर जो बातें हैं वो केवल सेडिशन के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अगर किसी आप प्रोटेस्टर के खिलाफ सेडिशन चार्ज करोगे या किसी टूल किट की वजह से किसी ने टूल किट में कोई अपना सपोर्ट किया, किसानों का सपोर्ट किया, उसके खिलाफ सेडिशन की आप कार्रवाई करोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उनके अंतर्गत नहीं है। तो इसीलिए जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कमती है और इसीलिए लोगों को रिहा भी किया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप डिसअफेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल बेकार है, इसे निकाल दीजिए, ये ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसके साथ वायलेंस हो तब प्रॉब्लम है। तो देशद्रोह के साथ वायलेंस भी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1960-65 में। तो ये लॉ है पिछले 60 साल से। सरकार और देश में अंतर है, तो इसलिए उस वक्त जो थी, अब उन्होंने कहा कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है सेडिशन की, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि जो अधिकार आर्टिकल 19 में हर एक नागरिक को दिया गया है, हर एक बाशिंदे को दिया गया है, वो अधिकार जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देशद्रोह सिर्फ उन्हीं मामलों में इल्जाम लगाया जा सकता है जहां पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो और वायलेंस फॉलो करे उसको, जो स्पीच, अदरवाइज सिर्फ स्पीच देने से ये जुर्म जो है कि इसका इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लोग ये कहें खालिस्तान जिंदाबाद, वो अपने आप में देशद्रोह नहीं बनता है। अगर उनके पास कोई हथियार नहीं है, किसी लोगों के पास जिनको वो कह रहे हैं वो हथियार नहीं है, तो ये सेडिशन नहीं बन सकता। See, it is the police which creates the FIR, not the government. It's the police which writes an FIR. And let me tell you, in simple cases which are punishable with say up to 5 years, if the police is trigger happy, it will put in a section or 2 sections which will take you to 10 years. And the moment that happens, the entire jurisprudence changes and the judge feels, oh, it's a very, very serious offense. It may not be. And therefore, bail is deprived.